Good evening, all of you. Welcome to my YouTube चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जा रही फिजिक्स कंटेंट का भरपूर लाभ ले रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 MCQs को, जो कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से होगा। आज का जो MCQ वीडियो होगा यह BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ CSIR नेट, गेट, जैम, जेस्ट और MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं टॉप 25 MCQs को बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। Question number 1. Wave number of rotational lines in the infrared spectra of a diatomic molecule is given by A. Nu is equal to 2b j double dash plus 1, nu is equal to b j double dash plus 1, nu is equal to j double dash ब्रैकेट में j double dash plus 1, d nu is equal to b ब्रैकेट में 2 j double dash plus 1। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि ये जो न्यू है ये वेव नंबर है, बेसिकली सेंटीमीटर इनवर्स। जो बी है वो बी कहलाता है रोटेशनल कांस्टेंट और जे जो है ये कहलाता है रोटेशनल क्वांटम नंबर। जे डबल डैश जब होता है तो डबल डैश को नॉर्मली हम लोग लोअर रोटेशनल लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जे डैश को हम लोग अपर रोटेशनल लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर जे डैश को। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन ए। Question number 2. Which of the following molecule will exhibit rotational spectra? रोटेशनल स्पेक्ट्रा को कौन सा मॉलिक्यूल शो करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स शोज रोटेशनल स्पेक्ट्रा बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ डाइपोल्स। तो देखिए इसमें H2 है, H2 हेट्रोन्यूक्लियर नहीं है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ज़रूर। O2 भी हेट्रोन्यूक्लियर नहीं है, CO2 डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें C डबल बॉन्ड ओ होगा, HCl H प्लस Cl माइनस। तो H प्लस और Cl माइनस इस तरह से आपको दो पोल बन जाएंगे, एक H प्लस हो जाएगा, एक Cl माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, हो सकता है इसी क्वेश्चन में ऑप्शन बदल दिया जाए, HCl की जगह पर HF भी दिया जा सकता है। ये भी आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करता है। इसी तरह HBr भी है, इसी तरह से CO भी है। तो मैं HCl लिखा हूँ, इसलिए मैंने और भी आपको ऑप्शंस दे दिए, कॉमन ऑप्शंस दिए हैं जो बराबर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ट्रांजिशन J is equal to 3 to J is equal to 4 in molecule corresponds to a rotation of corresponds to a radiation of 83.03 centimeter inverse. The moment of inertia of the molecule will be। अब ध्यान से देखिएगा 83.03 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब वेव नंबर दिया गया है। अब वेव नंबर दिया गया है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो आपको अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया है कि वेव नंबर न्यू इज इक्वल टू होता है 2b और j प्लस 1। ओके, जे डबल डैश लिखिए, चाहे कॉमनली जे भी लिखा जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जे डबल डैश लोअर लेवल्स के लिए मैंने कहा था, तो j इज इक्वल टू आपके सवाल में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो 3 + 1 4, तो इस तरह से न्यू की वैल्यू आ गई जो आपकी, वो आ गई 8b। ओके, न्यू इज इक्वल टू 8b हो गया। यहाँ से अगर आप b इज इक्वल टू निकालें तो आप पा जाएंगे न्यू बाई 8, और न्यू बाई 8, न्यू की वैल्यू आपके सामने दी गई है 83.03 अपॉन 8, और आफ्टर द डिवीज़न वी कैन फाउंड 10.37 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो इस तरह से b की वैल्यू हमें मिल गई। तो रोटेशनल कांस्टेंट मिल गया, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई 10.37 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि रोटेशनल कांस्टेंट b इज इक्वल टू होता कितना है, h अपॉन 8
पाई स्क्वायर आई इंटू सी। यहाँ से आप लिख सकते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूँकि आपको कैलकुलेट करना है, आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एच अपान 8 पाई स्क्वायर बी इंटू सी। अब आप देख लीजिए एच प्लांक कांस्टेंट वैल्यू आपको मालूम है, 8 पाई की वैल्यू भी मालूम है, बी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए हैं, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वैल्यू कैलकुलेट ऑलरेडी आपको मालूम है। सभी ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर इन्वर्स में है तो सी की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आपको रखनी पड़ेगी, और सभी वैल्यूज़ को रख करके हमको आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू आएगी सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आएगी, और अब अगर आप देखें तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक रिजिड रोटेटर separation between in any two consecutive lines in the spectrum is। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो डेल्टा न्यू होता है वो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 2b होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, और जैसा अभी अभी हमने आपको दिखाया है जस्ट पीछे वाले सवाल में कि जो b का डिपेंडेंसी होती है वो b की डिपेंडेंसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की होती है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड रोटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, selection rule for vibrational quantum number for transition between vibrational levels of harmonic oscillator is। तो हमको सिलेक्शन रूल बताना है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के, ये सब चीज़ें आपको एकदम फ्रीक्वेंटली याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी है डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1। भी जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, भी जो होता है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रारेड होना चाहिए, और इंफ्रारेड बैंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ट्रीटिंग द मॉलिक्यूल एज अ। मैं थोड़ा सा एक टाइपो एरर है, ये मैं आपको बता दूँ, दिस इज यफ। ओके, यफ, इंफ्रारेड बैंड्स कैन बी ट्रीटेड बाय ट्रीटिंग द मॉलिक्यूल एज अ वाइब्रेटिंग रोटेटर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, वाइब्रेटिंग रोटेटर समझ रहे हैं ना, जो दोनों जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे अपने जो कहा जाता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे और साथ ही साथ रोटेट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाइब्रेशन रोटेटर बैंड ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर ऑलवेज degraded towards red, degraded towards violet, degraded towards red and violet, none of these। तो ऑप्शन सी is correct option, degraded towards red and violet। Question number 8, fundamental band of a diatomic molecule is centered at 2143.3 centimeter inverse and the first overtone at 4259.7 सेंटीमीटर इनवर्स। वैल्यू ऑफ ओमेगा ई एक्स ई है, चूँकि वो सिंबल से मैंने लिया था तो फॉन्ट यहाँ थोड़ा सा चेंज कर गया, मैं लिख दे रहा हूँ ओमेगा ई एक्स ई, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू निकालनी है। ओके, विल बी। तो अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया सवाल में सेंटर मतलब फंडामेंटल जो आपका बैंड है, फंडामेंटल बैंड के लिए आपको न्यू की वैल्यू दी गई है, वेव नंबर दिया गया है। तो फंडामेंटल बैंड के लिए हम चलें तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए जो टर्म वैल्यू होती है वो टर्म वैल्यू कितने के बराबर होती है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले टर्म वैल्यू जो होती है वो जी वी इज इक्वल टू ओमेगा ई ब्रैकेट वी +1/2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई भी +1/2 का होल स्क्वायर
एंड प्लस डैट डैट आगे भी होता है, बट हमें सेकेंड आर्डर तक लेते हैं तो v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर तक ही लेंगे। अब इसमें देखिए फंडामेंटल बैंड के लिए आपको दिया गया है जो वेव नंबर, वो दिया गया है 2143.3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो फंडामेंटल बैंड कैसे मिलेगा? फंडामेंटल बैंड मिलेगा जब आप v इज इक्वल टू 0 से v डैश इज इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू 1 में आप जाएंगे, v डबल डैश इज इक्वल टू 0 से v डैश इज इक्वल टू 1 में जाएंगे। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करेंगे तो एमिशन की बात करेंगे तो v डैश इज इक्वल टू 1 से v डबल डैश इज इक्वल टू 0 में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको आप सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा G1 की वैल्यू को। ओके, देखिए मैं फिर अब वो थोड़ा सा हटाया हूँ स्पेस खाली करने के लिए। तो फंडामेंटल बैंड के लिए वेव नंबर आपको चाहिए, तो फंडामेंटल बैंड के लिए मैं एक बार और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ तो हम पाएंगे न्यू इज इक्वल टू फंडामेंटल बैंड के लिए क्या पाएंगे, G1 माइनस G0। अभी अभी मैंने V की वैल्यू को लिखा था, वहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो आएगी ओमेगा ई और माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, और इस वैल्यू को दिया गया है कितने के बराबर, वो दिया गया है 21, 43 और 0.3। ओके, ये दिया गया है, ये वैल्यू है। तो एक इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारे पास जो कह रहा है फर्स्ट ओवरटोन की बात किया है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हुआ कि v डैश इज इक्वल टू 2 से आप v डबल डैश इज इक्वल टू 1 में जा रहे हैं, तो आप उसके लिए जब न्यू को लिखेंगे तो आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा G2 माइनस G1। ओके, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वो इक्वेशन जो मिलेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो इक्वेशन मिलेगा 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई, और विच इज़ इक्वल टू ये कितना दिया गया है, तो 4259.7। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए अब क्या करें, इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 2 ओमेगा ही आ जाएगा, यहाँ 2 ओमेगा ही था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा 2 ओमेगा ई एक्स ई विच इज़ इक्वल टू, अब वो देखिए यहाँ जब 2143.3 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4286.6, और 4286.6 जब आपका 4259.4 इस घट जाएगा 4286.6 में से, तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 26.9। और चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ओमेगा ई एक्स ई की केवल वैल्यू चाहिए तो 2 से भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.45 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से वैल्यू आपकी आ गई 13.45 सेंटीमीटर इनवर्स। इट मीन्स दैट क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रमन लाइंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो रमन इफेक्ट जो होता है इतना तो सबको मालूम होना चाहिए, स्कैटरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो इक्वेशन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्योर रोटेशनल रमन लाइंस appear due to transition from rotational state to other which belong to। ओके, तो अब आपको यहाँ से देखना है कि किससे बिलोंग करती हैं। द सेम vibrational state, different vibrational state of a given electronic state, vibrational labels of different electronic state, none of the above। तो ऑप्शन ए द सेम वाइब्रेशनल स्टेट्स, जो सेम वाइब्रेशनल स्टेट्स से बिलोंग करेंगे हम उसी ट्रांजिशन के द्वारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के
एक ही वाइब्रेशनल लेवल से एसोसिएटेड जो मेनी रोटेशनल स्टेट होती हैं, जब उन मेनी रोटेशनल स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो उस ट्रांजिशन से हमें प्योर रोटेशनल लाइंस मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अगला टास्क होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइंस डिपेंड्स ऑन। जो एंटी स्टोक्स लाइन होती है इनकी इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सैंपल पर, क्योंकि टेम्परेचर सैंपल का टेम्परेचर जैसा होगा उसी हिसाब से हायर एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, और हायर एनर्जी स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उसी के हिसाब से आपको एमिशन के लिए ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी मिलेगी। अगर एमिशन की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी तो एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी अधिक होगी, कम होगी तो कम होगी। तो टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्मली द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इन फ्लोरोसेंस इज। फ्लोरोसेंस की जो घटना होती है, जैसे आप जानते हैं ल्यूमिनेसेंस की घटना होती है, ये ल्यूमिनेसेंस की घटना दो तरह की होती है, एक फ्लोरोसेंस होता है, एक फास्फोरेंस होता है। तो जो फ्लोरोसेंस की घटना है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो एमिट होगी रेडिएशन की वो कितने के बराबर होगी? तो बहुत क्लियर सी बात है, इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उसी के बराबर होगी, ये अधिकतम की बात की गई है। ओके, क्यों ऐसा होता है? अगर उसको आप अंदर की थियरी में जाएंगे तो आप पाएंगे 0,0 जो होता है यही आपको मिलता है। 0,0 मीन्स क्या हुआ? वी डैश इज इक्वल टू 0 से वी डबल डैश इज इक्वल टू आप 0 में जा रहे हैं। तो ये जो बैंड मिलता है यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड इन फ्लोरोसेंस इज। जो फ्लोरोसेंस में कुल लाइट एमिट होती है वह क्या होती है? लेस देन अमाउंट एब्जॉर्ब्ड, ऑलमोस्ट ऑफ द सेम अमाउंट एज एब्जॉर्ब्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट एज एब्जॉर्ब। लगभग जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही टोटली वो क्या करता है? एमिट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम separation between the first Stokes and first anti-Stokes lines will be। एक टाइपिंग एरर है, ये ए है। ओके, ए रमन स्पेक्ट्रम है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको बताना है यहाँ से, तो अगर आप रमन स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो ये आपका रेले लाइन अगर है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एंटी स्टोक्स और स्टोक्स, ये अगर स्टोक्स हो गया स्टोक्स और ये आपका एंटी स्टोक्स, तो ये जो सेपरेशन होता है वो 6B का होता है। तो 6B, ओके, 6B के सेपरेशन ये होते हैं। तो 6B और 6B क्या हो गया? 12B। तो आप पाएंगे कि फर्स्ट स्टोक्स और फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन के बीच में जो कुल सेपरेशन होगी वो 12B की होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in purely vibrational and purely rotational spectrum of a diatomic molecule, the radiation emitted lies in the region of purely vibrational और purely rotational। तो purely vibrational की अगर आप बात करेंगे तो vibrational मीन्स हुआ इंफ्रारेड। ओके, तो vibrational मीन्स हुआ इंफ्रारेड और rotational मीन्स हुआ माइक्रोवेव। तो इस तरह से आप पाएंगे कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है इंफ्रारेड। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बिगड़ा है, ये मैं एक अपने लैपटॉप से इसमें जब लाया हूँ तो इसलिए आप बहुत परेशान ना हो, मैं इसको करेक्ट कर दिया हूँ, इंफ्रारेड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ लेमडा 1, 2 एंड 3 आर। अब ये ध्यान रखिएगा, इस पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पिछले वर्षों में भी जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यहाँ से 2 नंबर वाले सवाल में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बेसिक टर्म है, 3 पन्ने का ही ये पूरा चैप्टर ही है। केवल यहाँ आपको इंट्रोडक्शन जानना है, जैसे आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सिंबल से परिचित हैं, वैसे ही आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के सिंबल से परिचित होना है। तो जो लेमडा है, आप समझ सकते हो कि अगर थोड़ा कंपेयर करोगे तो लेमडा इज जस्ट लाइक यल वैल्यूज़। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो यल वैल्यूज़ होती हैं उसी तरह की कुछ वैल्यू यहाँ होती है लेमडा। तो मैं आपको यहाँ डिटेल कर दे रहा हूँ ताकि आपको किताब न भी अगर छूना चाहते हो और किताब किसी स्टूडेंट के पास ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू 0 मीन्स होता है सिग्मा, लेमडा इज इक्वल टू 1 मीन्स होता है पाई, लेमडा इज इक्वल टू 2 मीन्स होता है डेल्टा, और लेमडा इज इक्वल टू 3 मीन्स होता है फाई। ओके, तो ये याद रखिएगा। हमको यहाँ जो पूछा है लेमडा इज इक्वल टू 1 दैट इज पाई, 2 दैट इज डेल्टा, 3 दैट इज फाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। वैसे अगर आपसे बात किया जाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लेमडा। मैंने इसीलिए कहा है कि आप इसका अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा से थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन करें और अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करें उसके आधार पर, तो ये जस्ट लाइक यल वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डबलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 2 पाई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ओमेगा फॉर द स्टेट आर। अब ध्यान रखिएगा, जैसे वहाँ भी हम लोग कहते थे जो प्री सुपरस्क्रिप्ट में होता है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अगर कोई भी जैसे सपोज दैट है तो प्री सुपरस्क्रिप्ट मतलब ये आर, और यहाँ क्या आता है जे। आर का मतलब क्या होता है 2s+1। ये जस्ट वही चीज़ यहाँ भी है। तो जो 2 पाई है इसमें 2 पाई की जगह अगर आप देखेंगे तो 2 किसके जगह पर आया है, 2s+1 की जगह पर आया है। तो यहाँ से आप देख लो, आपको मिल गया 2s+1 इज इक्वल टू 2, तो s इज इक्वल टू 1/2, एक चीज़ मिल गया। पाई, अभी अभी मैंने बताया है कि पाई मतलब क्या हुआ, डेल्टा की वैल्यू आपको मालूम चल गई, डेल्टा इज इक्वल टू 1, ये भी आपको मालूम चल गया। तो अब डेल्टा इज इक्वल टू 1 है, एस इज इक्वल टू 1/2 है। तो अब आपको मालूम करना है किसके लिए वैल्यू चाहिए हमको, तो हमको वैल्यू चाहिए ओमेगा की। ओमेगा जो यहाँ होता है अगर उसको आप देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम होता है। ये जो ओमेगा होता है ये वेक्टर एस इज इक्वल टू, ये जस्ट लाइक जे जैसे वहाँ कहते हैं। तो ये क्या होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर लेमडा प्लस वेक्टर सिग्मा। ओके, अब हमको देखिए क्या क्या मालूम है। हमको यहाँ से मालूम है जो वो साफ साफ दिख रहा है कि हमको यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मालूम है 1। अभी इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप पाएंगे ओमेगा की वैल्यू वेरी करेगी मॉड ऑफ लेमडा माइनस सिग्मा टू मॉड ऑफ लेमडा प्लस सिग्मा विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी, जस्ट लाइक वेक्टर जे जैसे होता है। तो जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ L-S टू L+S विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी। ये पढ़े होंगे आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, जस्ट वैसे ही यहाँ भी आपने पाया। तो अब आपके पास लेमडा की वैल्यू तो पाई को देखते ही मालूम चल गई 1, यस की वैल्यू आपको मालूम चल गई है 1/2, बट सिग्मा की वैल्यू नहीं मालूम है। सिग्मा जो होगा वो अब आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो सिग्मा, मैंने कहा ना कि सिग्मा इज जस्ट लाइक यस, तो यस की वैल्यू आपको दी गई है 1/2। तो यहाँ से आपको अगर देखें तो अब आप ओमेगा की वैल्यू को लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1/2 टू मॉड ऑफ 1 प्लस 1/2। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, और 1/2 और 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, 3/2
तो 3/2 - 1/2 1, दोनों के बीच में मैक्सिमम वैल्यू जो ओमेगा की है और जो मिनिमम वैल्यू ओमेगा की है उसके बीच में डिफरेंस सिर्फ 1 का है। इसका मतलब ओमेगा की कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो ओमेगा के दो वैल्यूज़ होंगे, एक 1/2 और एक 3/2। तो इट मीन्स दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 17 इज 3/2, 1/2, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, bands of a system which corresponds to the same upper vibrational level V dash but different lower vibrational level V double dash forms a। तो आप देखिए, अब यहाँ आपको मालूम होना चाहिए प्रोग्रेशन की डेफिनीशन। आप कहते हैं ये किस चैप्टर से बिलोंग करेगा। अगर आप इसकी डिटेल थियरी देखना चाहेंगे तो आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, जो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल है, वहाँ आपको प्रोग्रेशन और सीक्वेंसेस दो नाम आपको दिखाई देंगे। वैसे मैं डेफिनीशन आपको एक बार बोल दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि बैंड्स ऑफ द सिस्टम विच करस्पॉन्ड टू द सेम अपर वाइब्रेशनल लेवल V dash but different lower vibrational level V double dash are said to form V double dash progression. Similarly, bands corresponding to the same lower labels V double dash but different upper labels V dash form a V dash progression। तो आपने जाना कि इस प्रोग्रेशन का नाम कैसे लिखा जाता है कि अगर आप कह रहे हैं कि V डैश सेम है और V डबल डैश डिफरेंट है, मतलब लोअर वाइब्रेशनल लेवल बदल रही है। तो अगर आप कहते हैं कि अपर वाइब्रेशनल लेवल V डैश सेम है बट लोअर वाइब्रेशनल लेवल V डबल डैश बदल रही है, तो आप कहेंगे V डबल डैश प्रोग्रेशन। ध्यान से रखिएगा, अगर V डबल डैश बदल रहा है तो उसी के नाम, जो बदलेगा उसी के नाम पर प्रोग्रेशन का नाम होगा। अगर V डैश बदल रहा है तो V डैश प्रोग्रेशन हो जाएगा। ओके, V डैश प्रोग्रेशन। तो अब यहाँ देखिए, ऊपर वाले सवाल अपने क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहा है बैंड्स ऑफ अ सिस्टम विच करस्पॉन्ड टू द सेम अपर वाइब्रेशनल लेवल V डैश बट डिफरेंट लोअर वाइब्रेशनल लेवल V डबल डैश। दो डिफरेंट लोअर वाइब्रेशनल लेवल, मतलब V डबल डैश बदल रहा है, तो V डबल डैश बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, V डबल डैश प्रोग्रेशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूल्स गिव्स रेडिएशन लाइंग इन। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है उसका जो रेडिएशन होता है वो किस रीजन में लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है वही विजिबल होता है, तो आपको विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल दैट चेंजेस इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ऑल द अबव चेंजेस साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है उसमें तीनों लेवल्स में बदलाव होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि जैसे ये अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है या लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से एसोसिएटेड, ये देखिए जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये मेनी वाइब्रेशनल लाइंस होती हैं। देखिए ये मेनी वाइब्रेशनल लाइंस होती हैं, और हर वाइब्रेशनल स्टेट से एसोसिएटेड ये जो छोटी छोटी लाइनें मैं खींच रहा हूँ ये क्या होती है, मेनी रोटेशनल लाइन होती हैं। तो इस तरह से आप पाते हैं कि तीनों में बदलाव होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बैंड्स इन द हॉरिजेंटल रोज ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ ये जो टी नहीं है ये एल है और ये ई है। कई किताबों में भी ये एरर है, तो ये कंप्यूटर से बाय डिफ़ॉल्ट भी ले लेता है। तो बैंड्स इन द हॉरिजेंटल रो ऑफ, ये जो आपका है इसको पढ़ते हैं डिसलेंड्रा टेबल, समझे ना, डिसलेंड्रा टेबल है ये। तो बैंड्स इन द हॉरिजेंटल रो ऑफ डिसलेंड्रा टेबल फॉर्म अ V डबल डैश प्रोग्रेशन, V डैश प्रोग्रेशन, सीक्वेंस बैंड सिस्टम। तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आप देख रहे हैं, तो आप पाते हैं कि जो रो हो, हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजेंटल रो में जब आप चलेंगे तो हॉरिजेंटल रो में
हमारा जो होता है वी डैश क्या होता है, वी डबल डैश क्या होता है, चेंज करता है। तो वी डबल डैश चेंज करता है, इसलिए हम पाते हैं कि वी डबल डैश प्रोग्रेशन मिलता है। इससे सीक्वेंस पर भी प्रॉब्लम बनती है। तो अगला प्रॉब्लम जो हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, बैंड्स लाइंग अलोंग लाइन पैरेलल टू डायगोनल ऑफ द डिसलैंड्रा टेबल फॉर्म अ। तो जैसा मैंने कहा कि ये यल है और ये ई लिखिएगा, मोस्ट पॉपुलर। ए भी कई जगहों पर कई किताबों में लिखा गया, लेकिन मैं इसीलिए ठीक कर रहा हूँ, डिसलैंड्रा। ये स्पेलिंग है DESLANDRE, डिसलैंड्रे टेबल। ये आप जब जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की शुरुआत में तो वहीं आपको मिल जाएगा। तो जब डायगोनल की बात आप करते हैं, अलोंग लाइन पैरेलल टू डायगोनल ऑफ डिसलैंड्रे टेबल फॉर्म अ, तो यहाँ से आपको मिलेगा सीक्वेंस की बात आपको मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बैंड्स लाइंग अलोंग अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल ऑफ डिसलैंड्रे टेबल फॉर्म अ सीक्वेंस। ये स्टेटमेंट है, ये सब याद रहना चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, minimum of potential energy curve of a molecule in two electronic states are just one above the other. The most intense band observed in absorption spectra is। तो मोस्ट इंटेंस बैंड जो होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कहाँ से आएगा। तो मैंने अभी अभी लिखा था, आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने 0,0 की बात इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। तो आप 0,0 दैट इज़ फंडामेंटल बैंड इसको कहते हैं, जिसको सेंट्रल आप कह सकते हैं बैंड भी कहते हैं। तो फंडामेंटल बैंड की जो फ्रिक्वेंसी जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। तो 0,0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Next, question number 24. The vibrational analysis of a band system is given by nu is equal to 20,350 plus 800 nu dash plus 16 सॉरी ये भी है बेसिकली। तो आप यहाँ पाएंगे कि ये जो अंदर दिख रहा है वो भी है और जो बाहर दिख रहा है वो न्यू है। तो भी डैश ये जो आपको दिख रहा, मैं यहाँ अंडरलाइन करते चल रहा हूँ, जितने भी ये वी डैश है ये क्या है, वी डबल डैश है। इक्वेशन एक दिया गया है। वेव नंबर करस्पॉन्डिंग टू बैंड कहा है 1,0। 1,0 जो पहले है वह यहाँ से आपको पहचानना पड़ेगा वी डैश और वी डबल डैश। तो यहाँ से आपको देखिए वी डैश इज इक्वल टू 1, वी डबल डैश इज इक्वल टू 0। जो हायर होगा वो अपर वाइब्रेशनल लेवल होगा। अपर वाइब्रेशनल लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी डैश एंड लोअर वाइब्रेशनल लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी डबल डैश। तो यहाँ से वी डैश इज इक्वल टू 1, वी डबल डैश इज इक्वल टू 0 पहचान में आ गया। अब दिए गए इक्वेशन में वी डैश और वी डबल डैश दोनों की वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन के बाद जो न्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 2134 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रोटेशनल एनालिसिस ऑफ वन बैंड सिस्टम इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू 24,764 प्लस 25। ओके, तो अब यहाँ से आपको एनालाइज करना है वैल्यू को। तो वैल्यू को एनालाइज करने के लिए अब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन की ओर बढ़ना पड़ेगा। और वो कंपैरिजन कहाँ से करेंगे वो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए जो न्यू इज इक्वल टू होता है वो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस बी भी डैश प्लस बी भी डबल डैश इंटू यम प्लस बी भी डैश माइनस बी भी डबल डैश एम स्क्वायर। ओके,
तो अब यहाँ से अब आपको इसको कंपेयर करना होगा। तो देखिए अगर कंपेयर करें तो आपको मिल जाएगा न्यू नाट की वैल्यू मिल जाएगी 24,764। अब बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 25। बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगी 2.1। ओके, तो अब यहाँ से अब आप देख सकते हैं आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे और इन दोनों इक्वेशन को मिलने से अब आगे की बात आप कर ले जाएंगे। वैल्यू ऑफ आपको जो चाहिए वो बी वी डैश यहाँ से निकालना होगा। ओके, ये नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछता है इस तरह का, तो बी वी डैश की वैल्यू निकालनी होगी। तो देख सकते हो यहाँ अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो 2bv डैश मिल जाएगा। आपको ये इक्वेशन से तो समझ में आ गया होगा कि इतने की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 25, इतने की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.1। तो दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो बी वी डबल डैश कैंसिल आउट हो गया और जोड़ने पर आपको मिल गया 2bv डैश इज इक्वल टू 27.1। अब डिवाइड कर दीजिए तो बी वी डैश की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और वो वैल्यू कितने के आसपास में आएगी वो आप यहाँ से अब देख सकते हैं। डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2 आपको मिल जाएगा और जब ये वैल्यू एग्जैक्टली अच्छा माइनस में, ओके सॉरी, तो ये वाला वैल्यू माइनस में है तो 27 ना हो करके, ओके एक मिनट, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू इतनी थोड़ी सी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ माइनस है, यहाँ इसके सामने प्लस था, ये देख रहे हैं ना, इतना ये प्लस इसके सामने है और यहाँ वैल्यू क्या माइनस में है। तो दो इक्वेशन जो यहाँ से मिला है वो मैं यहाँ स्पष्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ से दो इक्वेशन जो आपको मिला, वो पहला इक्वेशन मिला बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश इज इक्वल टू मिला 25 और बी वी डैश माइनस बी वी डबल डैश इज इक्वल टू यहाँ मिला -2.1। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और 2bv डैश इज इक्वल टू मिला क्या, अब आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो 0.9 आ गया और ये हो गया 22। डिवाइड कर दीजिए तो bv डैश इज इक्वल टू 11.45, 11.45 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं हमने आपके सामने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कवर करते हुए बहुत छोटे छोटे फार्मूले, छोटे छोटे फैक्ट पर न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग फैक्ट्स को आपके सामने क्वेश्चन के रूप में दिया है। निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में ये टॉप 25 MCQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे और आप इसको मन लगा के पढ़िए। साथ ही साथ मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा अपने समरी नोट्स को ज़रूर तैयार रखिएगा क्योंकि बिना समरी नोट्स को पढ़े थियरी को जाने, MCQ को कॉन्फिडेंटली जानना बताना संभव नहीं होगा। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आप एक लिंक पाएंगे, जिस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और ये हमारा जो ग्रुप होगा वो टेलीग्राम पर बनेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको प्रेस करेंगे और वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और उस ग्रुप में मैं आपको PDF इसके भी प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे और आपकी कोई अगर समस्या होगी तो उसका वहाँ मैं निदान भी करूँगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। निश्चित तौर पर आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू।